हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अमेरिकी क्रांति के कुछ विशेष कारणों के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे जो पहले वाला वीडियो था उसमें हमने अमेरिकी क्रांति के कारणों के बारे में ही पढ़ा था। उन कारणों में हमने जो है उपनिवेशों में बौद्धिक चेतना का विकास, उपनिवेशों में स्वतंत्र भावना और इंग्लैंड के द्वारा उपनिवेशों में शुरू से ही नगण्य हस्तक्षेप की जो नीति थी उसका अध्ययन किया था। आज हम जो दूसरे कारण हैं अमेरिकी क्रांति के उनके बारे में पढ़ेंगे। तो अमेरिकी क्रांति का जो दूसरा कारण था अन्य कारणों में, वो था सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव। सप्तवर्षीय युद्ध जो है फ्रांस और इंग्लैंड के बीच लड़ा गया था 1756 से लेकर के 1763 ईस्वी तक। तो इस सप्तवर्षीय युद्ध के जो प्रभाव थे वो बड़े दूरगामी पड़े। उपनिवेशों के लिए जो विश्वव्यापी संघर्ष आरंभ हुआ उसकी अंतिम कड़ी सप्तवर्षीय युद्ध था, जो मध्य यूरोपीय देशों के अतिरिक्त इंग्लैंड में फ्रांस के बीच यूरोप, अमेरिका और भारत में लड़ा गया था। सप्तवर्षीय युद्ध के बाद इंग्लैंड ने कनाडा पर अधिकार कर लिया और अमेरिका में उत्तर से जो है फ्रांसीसी खतरा कम हो गया था। अमेरिकी उपनिवेशवासियों को हमेशा कनाडा में रहने वाले फ्रांसीसियों से आक्रमण का खतरा बना रहता था। अतः उपनिवेशवासियों को अपनी सुरक्षा के लिए इंग्लैंड पर निर्भर रहना पड़ता था। इस वजह से उपनिवेशवासियों ने इंग्लैंड से छुटकारा पाना ही बेहतर समझा और इससे जो है क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार हुई इंग्लैंड के विरुद्ध। दूसरा जो है सप्तवर्षीय युद्ध के परिणाम स्वरूप उपनिवेशों को अपनी शक्ति का एहसास हुआ, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश सैनिकों के साथ मिलकर के बड़ी कुशलतापूर्वक युद्ध किया था, सप्तवर्षीय युद्ध में भाग लिया था। उन्होंने सीखा कि किस तरह जो साधन और सेनाएं इकट्ठा करके युद्ध किया जा सकता है। इससे भी उन्हें सैनिकों को जो है उपनिवेशों के जो सैनिक थे उनको बड़ी सहायता मिली, बड़ा सबक मिला, सीख मिली। इससे जो आगे जो कारण है अमेरिकी क्रांति का वो है उपनिवेशों का आर्थिक शोषण। सबसे महत्वपूर्ण कारण है उपनिवेशों का आर्थिक शोषण। इंग्लैंड जो है उपनिवेशों का अधिकाधिक आर्थिक शोषण करना चाहता था, लेकिन उपनिवेशी इसे सहन करने को तैयार नहीं थे। इंग्लैंड चाहता था कि उपनिवेश उसके धन और सत्ता में सहयोग देते रहें, लेकिन उपनिवेशवासी अब ऐसा सहन नहीं कर सकते थे। उपनिवेशों का आर्थिक शोषण करने के लिए इंग्लैंड की सरकार ने जो सरकारें आई सप्तवर्षीय युद्ध के बाद, उन्होंने व्यापार संबंधी ऐसे कानून पास किए जिनसे इंग्लैंड को लाभ पहुंचता था। इससे उपनिवेशी जो है इंग्लैंड के खिलाफ हो गए। इन जो अधिनियम पारित किए गए, जो कानून पारित किए गए सप्तवर्षीय युद्ध के बाद, उन कानूनों में जो सबसे पहला कानून है वो है नौ संचालन कानून। नौ संचालन कानून के अंतर्गत इंग्लैंड में जो है ऐसे कानून पास किए गए जिससे उपनिवेशों को आर्थिक हानि हुई। 1651 ईस्वी में नौ संचालन नियम बनाया गया, जिसके अंतर्गत जो है उपनिवेशों में व्यापार इंग्लैंड, आयरलैंड तथा श्रम उपनिवेशों के जहाज़ों के माध्यम से ही किया जा सकता था। यानी दूसरे जो अन्य देश हैं उन देशों के जहाज़ों का प्रयोग व्यापार में उपनिवेश नहीं कर सकते थे। ये पाबंदी लगा दी गई उपनिवेशों पर। दूसरे जो नौ संचालन कानून था उसके द्वारा जो है उपनिवेशों में जो कच्चा माल आता था दूसरे देशों से, उसको इंग्लैंड के बंदरगाहों पर होकर आना पड़ता था। इसी तरह से जो माल जो है उपनिवेशों का माल निर्यात किया जाता था दूसरे देशों को, उसको भी इंग्लैंड के बंदरगाहों पर जाना पड़ता था, जिससे क्या है अंग्रेजी व्यापारियों को आर्थिक लाभ मिलता था, दलाली मिलती थी। लेकिन ये जो नीति थी वो उससे जो है उपनिवेशवासी इंग्लैंड के खिलाफ हो गए। 1763 ईस्वी का एक अन्य नौ संचालन कानून पास किया गया, जिसमें ये व्यवस्था की गई थी कि यूरोप से अमेरिकी उपनिवेशों को निर्यात किया जाने वाला जो माल है पहले इंग्लैंड के बंदरगाहों पर लाया जाएगा। इसी तरह से कुछ व्यापारिक अधिनियम भी पारित किए गए। इससे जो है उपनिवेशवासी जो हैं इंग्लैंड की आर्थिक नीतियों को जो है अपने विरुद्ध उन्होंने महसूस किया। उपनिवेशों का आर्थिक शोषण करने के लिए ब्रिटेन ने जो है इंग्लैंड ने कुछ व्यापारिक अधिनियम भी पारित किए। जैसे उपनिवेशों में उत्पादित कुछ वस्तुओं का निर्यात केवल इंग्लैंड को ही किया जा सकता था। इससे क्या है उपनिवेशों में असंतोष फैला, क्योंकि इंग्लैंड उन्हें इस माल की जो है कम कीमत देता था और जो उपनिवेशवासी अपने माल को चाह कर भी
जो है फ्रांस, स्पेन तथा दूसरे अन्य देशों को नहीं बेच सकते थे, चाहे उन्हें उसकी वो देश जो है ज़्यादा कीमत दे रहे हों, लेकिन फिर भी उनको अपना माल इंग्लैंड को ही बेचना पड़ता था। इससे क्या है, उपनिवेशवासियों की आर्थिक हानि हो रही थी। दूसरा जो है, उपनिवेशों से यूरोप को और यूरोप से उपनिवेशों को माल का आयात निर्यात जो है केवल अंग्रेजों के द्वारा ही किया जा सकता था, अर्थात सारा लाभ अंग्रेज कमाते थे। इससे भी उपनिवेशवासी जो है इंग्लैंड के खिलाफ हो गए। अब बारी आती है औद्योगिक अधिनियमों की। इंग्लैंड ने उपनिवेशों का आर्थिक शोषण करने के लिए कुछ औद्योगिक अधिनियम भी बनाए, जिसके अंतर्गत उपनिवेशों के उद्योगों पर प्रतिबंध लगाया है। इंग्लैंड नहीं चाहता था कि उपनिवेशों के अंतर्गत औद्योगिक विकास हो, उद्योगों की स्थापना हो, इसलिए उसने क्या है, उपनिवेशों से किए जाने वाले निर्यात पर पाबंदी लगा दी। 1750 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया, जिसके द्वारा अमेरिकियों के लोहे के कारखाने स्थापित करने पर प्रतिबंध लगा दिया कि उपनिवेशों में कोई लोहे का कारखाना स्थापित नहीं किया जा सकेगा, जिससे कि क्या है, निर्यात कम होने से, उपनिवेशों का निर्यात कम होने से वहाँ पर जो है औद्योगिक विकास बाधित हो गया, रुक गया। अगला जो कारण है अमेरिकी क्रांति का, वो है उपनिवेशों के प्रति कठोर नीति। इसके अंतर्गत हम जो नए नए कर लगाए गए उपनिवेशों पर, उसका अध्ययन करेंगे। तो पहला जो है, उपनिवेशों के प्रति जो कठोर नीति अपनाई गई, उसका पहला चरण है ग्रीनविले की नीति। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रीनविले, जो 1763 से लेकर के 1765 तक ब्रिटिश प्रधानमंत्री रहा था, इसने जो है उपनिवेशों के ऊपर नए नए कर लगाए। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रीनविले ने जो है लड़खड़ाती ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए, सप्तवर्षीय युद्धों में फंसे रहने के कारण जो ब्रिटिश अर्थव्यवस्था थी वो कमज़ोर हो गई थी, उसको हानि पहुंची थी, तो इसको सहारा देने के लिए ग्रीनविले ने जो है उपनिवेशों पर कर लगाई। जो राजा था इंग्लैंड में, जॉर्ज तृतीय, उसकी भी यही नीति थी कि जो सप्तवर्षीय युद्धों का जो खर्चा है उसको उपनिवेशों से वसूल किया जाए, उपनिवेशों के ऊपर उसका जो भार है वो डाला जाए। परिणाम स्वरूप ग्रीनविले ने जो है अमेरिकी उपनिवेशों पर कुछ नए कर लगाए ताकि आमदनी बढ़ सके। ग्रीनविले द्वारा जो कर लगाए गए उनमें 4 कर महत्वपूर्ण थे। सबसे पहला था शुगर एक्ट 1764 ईस्वी, दूसरा था स्टाम्प एक्ट 1765 ईस्वी, तीसरा था करेंसी एक्ट और चौथा था क्वार्टरिंग एक्ट। शुगर एक्ट के द्वारा ब्रिटेन के अतिरिक्त अन्य देशों से उपनिवेशों में आने वाले शीरे का जो आयात किया जाता था दूसरे देशों से, उस पर पाबंदी लगा दी गई। शीरे पर चुंगी जो है 6 पेंस से घटाकर 3 पेंस कर दी गई, ताकि ब्रिटेन का शीरा आसानी से उपनिवेशों में बिक सके। यानी उस पर चुंगी हटा दी गई और ब्रिटेन का जो शीरा था वो सस्ता कर दिया गया। दूसरा, अन्य देशों से जो शीरा आता था उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई, आयात पर पाबंदी लगा दी गई, ताकि जो है उपनिवेशवासी दूसरे देशों से शीरा नहीं खरीद सके, केवल इंग्लैंड से ही शीरा खरीदे। दूसरा, दूसरे देशों से जो शीरा आता था उस पर आयात कर लगा दी गई, जिससे वो जो महंगा हो गया था इंग्लैंड के शीरे की अपेक्षा, और जिससे क्या है उपनिवेशों में उसकी कीमत बढ़ गई और उसकी जो मांग है वो घट गई थी। तो ये इंग्लैंड की नीति थी। अगला जो कर था ग्रीनविले के द्वारा लगाया गया वो था स्टाम्प एक्ट 1765 ईस्वी। इसके द्वारा जो है, स्टाम्प एक्ट के द्वारा जो है सरकारी दस्तावेजों, समाचार पत्रों पर स्टाम्प लगाना अनिवार्य कर दिया गया। अर्थात इन पर जो है स्टाम्प कर लगा दिया गया। जो आमदनी स्टाम्प कर लगाने से होनी थी वो सीधी इंग्लैंड की सरकार को जानी थी। एक प्रकार से जो है ये प्रत्यक्ष कर था, पहली बार स्टाम्प कर प्रत्यक्ष कर था, इससे पहले अप्रत्यक्ष कर लगाई जाती थी। सर्वप्रथम स्टाम्प एक्ट जो था वही प्रत्यक्ष कर था। उपनिवेशों में इस प्रत्यक्ष कर का विरोध हुआ, जिससे प्रत्यक्ष आर्थिक शोषण किया जा रहा था। उपनिवेशवासियों को इसका पता चला कि किस तरह प्रत्यक्ष कर के द्वारा उनका आर्थिक शोषण किया जा रहा है। इससे पहले के जो कर थे वो अप्रत्यक्ष थे।
अब उपनिवेशवासियों का ये मानना था कि प्रतिनिधियों के बिना कर वसूली अवैध है, अर्थात ब्रिटेन की संसद में उनका कोई प्रतिनिधि नहीं है और बिना प्रतिनिधि के ब्रिटेन की संसद उन पर कर नहीं लगा सकती। इस तरह कर लगाना अवैध है। स्टाम्प एक्ट का जो है जगह जगह विरोध हुआ, दंगे हुए। इस एक्ट के विरोध में पैट्रिक हेनरी, सैमुअल एडम्स और जेम्स ओटिस आदि ने अपनी आवाज़ बुलंद की। उन्होंने नारा दिया कि प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं, अर्थात नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। अमेरिकी मानते थे कि ब्रिटेन को बाह्य कर लगाने का अधिकार तो है, लेकिन आंतरिक कर केवल स्थानीय मंडल ही लगा सकता है। इसलिए उन्होंने इसका जो है स्टाम्प एक्ट का बड़ा विरोध किया। दूसरा जो ग्रीनविले ने एक्ट लगाया, तीसरा जो कर था वो था करेंसी एक्ट। करेंसी एक्ट के तहत उपनिवेशों में अन्य देशों के साथ जो हुंडी प्रचलित थी, कागजी मुद्रा प्रचलित थी, उसके ऊपर जो है पाबंदी लगा दी गई इंग्लैंड के द्वारा। अर्थात ये माना गया कि जो उपनिवेश जो है दूसरे देशों के साथ, स्पेन, फ्रांस आदि के साथ जो व्यापार करते हैं, उसमें जो हुंडी प्रयोग होती है, कागजी मुद्रा प्रयोग होती है, उस पर पाबंदी लगा दी गई। परिणाम ये हुआ कि उपनिवेशों का जो व्यापार है इन देशों के साथ में वो घट गया। इसका सीधा मतलब ही अन्य देशों से उपनिवेशों के व्यापार को सीमित करना था, ताकि इंग्लैंड को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। चौथा जो था क्वार्टरिंग एक्ट, जो ग्रीनविले के द्वारा लाया गया था। इस एक्ट के तहत अमेरिका में इंग्लैंड की सेनाओं की रख रखाव का कुछ अंश जो था खर्चे का, वो उपनिवेशों को उठाना था। उपनिवेशों ने ब्रिटिश सेना का खर्च जो उनके ऊपर लादा जा रहा था, उसका उन्होंने कड़ा विरोध किया। इसके बाद में जो कठोर नीति अपनाई गई, उसकी अगला चरण आता है रंकिंघम घोषणा 1765 ईस्वी। ग्रीनविले के बाद में रंकिंघम जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने अपनी सरकार बनाई। उन्होंने भी जो ये कठोर नीति थी ग्रीनविले के समय से ही, उस कठोर नीति को उन्होंने जारी रखा। लेकिन जो है ग्रीनविले के समय में जो स्टाम्प एक्ट का विरोध हुआ था, उस स्टाम्प एक्ट को रंकिंघम ने वापस ले लिया था। लेकिन जो है इस एक्ट को वापस लेने के बाद, स्टाम्प एक्ट को वापस लेने के बाद भी रंकिंघम जो था उसने एक अधिनियम पारित किया, जिसमें ये कहा गया कि ब्रिटेन की संसद को अमेरिका पर कर लगाने का पूरा अधिकार है। बड़ी विचित्र स्थिति थी ये कि एक तरफ तो स्टाम्प एक्ट जो लगाया गया था पहले, उसको वापस लिया जा रहा था, दूसरी तरफ इंग्लैंड अपने जो कर लगाने का अधिकार है उपनिवेशों के ऊपर, उसको छोड़ना नहीं चाहता था, बनाए रखना चाहता था। अमेरिका में जो है इसकी भी तीव्र प्रतिक्रिया हुई। कठोर नीति का जो अगला चरण है वो शुरू होता है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विलियम पिट के समय में, जो 1766 से लेकर के 1768 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे। इन्होंने भी उस कठोर नीति का अनुसरण किया जो ग्रीनविले और रंकिंघम ने किया था, जिस नीति का पालन। इन्होंने जो है टाउनशेंड को अपना अर्थमंत्री बनाया, विलियम पिट ने। टाउनशेंड ने भी इस कठोर नीति को जारी रखा, उसके पालन में अपना योगदान दिया। उसने अनुमान लगाया टाउनशेंड ने कि अमेरिकी जो है आंतरिक करों जैसे स्टाम्प कर आदि का तो विरोध करते थे, लेकिन जो है बाह्य कर उनको स्वीकार्य थे। इस बात को उसने भांपा टाउनशेंड ने, और इस मन स्थिति को भांप करके उसने 5 वस्तुओं पर कर लगाया बाह्य कर के रूप में। ये 5 वस्तुएं थी चाय, शीशा, कागज, सिक्का धातु और रंग। इन पर जो है टाउनशेंड ने कर लगाया। ये वस्तुएं अमेरिकी जो है इंग्लैंड से मंगाते थे। अमेरिकियों ने इसका भी विरोध किया, क्योंकि उन्होंने तो ठान लिया था कि ब्रिटेन की संसद को उन पर कर लगाने का अधिकार नहीं है। उपनिवेशों में इन करों का कड़ा विरोध हुआ। उपनिवेशों के व्यापारियों ने जो है इसका विरोध करते हुए इंग्लैंड से इन चीज़ों का आयात बंद कर दिया था। उपनिवेशवासी सोचने लगे कि इंग्लैंड केवल अपने व्यापारियों और पूंजीपतियों के हितों का संरक्षक है, उपनिवेशों के लोगों के हितों की, आर्थिक हितों की उसको कोई परवाह नहीं है। टाउनशेंड करों का विरोध करते समय ही
5 मार्च 1770 ईस्वी को बोस्टन नगर में बोस्टन हत्याकांड की घटना हुई। जब इसका विरोध किया जा रहा था, इन करों का विरोध किया जा रहा था, तो भीड़ को दंगे रोकने के लिए सेना को बुलाया गया था और सेना और भीड़ के बीच में संघर्ष हुआ जिसमें 5 लोग मारे गए थे। और ये घटना जो है इतिहास में बोस्टन हत्याकांड के नाम से जानी जाती है। 5 मार्च 1770 को ये घटना घटित हुई। अब हम बात करेंगे अमेरिकी क्रांति के तात्कालिक कारणों की कि किस तात्कालिक कारणों ने अमेरिकी क्रांति को संभव बनाया। तात्कालिक कारणों में पहला कारण है लॉर्ड नॉर्थ की चाय नीति। लॉर्ड नॉर्थ ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो 1770 से लेकर के 1782 ईस्वी तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे। इनकी जो चाय नीति थी उसकी वजह से भी अमेरिकी क्रांति जो है अमेरिकी क्रांति जल्दी संभव हुई। अमेरिकी क्रांति को इन्होंने और नज़दीक लाया। टाउनशेड के जो शुल्क लगाए गए थे इनको हटा लिया गया था। इनको हटा लिए जाने के बाद भी उपनिवेशों में आंतरिक गतिरोध फिर भी बना रहा था। इंग्लैंड की नीति थी कि जिस करों का विरोध होता गया उनको वो हटाता गया, लेकिन इसके बावजूद वो सिलसिला रुका नहीं और उसने फिर से नए कर लगाए नए कर, जिनमें जो है लॉर्ड नॉर्थ ने जो है चाय पर भी कर लगाया। अमेरिकी देशभक्तों का एक वर्ग ऐसा था जो ये मानता था कि जब तक इंग्लैंड की संसद को चाय पर कर लगाने का अधिकार रहेगा तब तक उपनिवेशवासियों पर इंग्लैंड की संसद का अधिकार बना रहेगा। अर्थात वे हर छोटी से छोटी अनाधिकृत चीज को हटाना चाहते थे और इस तरह जो है लॉर्ड नॉर्थ की जो चाय नीति है उसका भी उपनिवेशवासियों ने विरोध किया। बात ये थी कि सन 1773 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक स्थिति जो है काफ़ी खराब हो गई थी। उसके पास में भारत और इंग्लैंड दोनों जगह चाय के गोदाम जो है भरे पड़े थे। अमेरिका जो कि चाय का आयातक था, लेकिन अब वो चाय नहीं मंगा रहा था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की इस चाय को बेचने के लिए इंग्लैंड ने जो है अमेरिका में चाय भेजने की अनुमति ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी। इससे क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधरनी थी और अमेरिका वासियों को सस्ती चाय भी मिलनी थी, क्योंकि चाय पर जो चुंगी लगती थी जो पहले, क्योंकि भारत की जो चाय थी वो जो है इंग्लैंड होकर के जाती थी अमेरिका, तो इंग्लैंड में उस पर कर लगाया जाता था, इस वजह से वो महंगी हो जाती थी। लेकिन लॉर्ड नॉर्थ ने इस इंग्लैंड में लगने वाले कर को भी खत्म कर दिया, जिससे क्या है चाय सस्ती हो गई और उनको आशा थी लॉर्ड नॉर्थ को और ईस्ट इंडिया कंपनी को कि इंग्लैंड वासी जो है उसकी चाय को खरीदेंगे। लेकिन हुआ इसके विपरीत। जैसे कि वहाँ के जो देशभक्त थे वो अड़े गए थे इस बात पर कि उन्हें जो है इंग्लैंड की जो संसद है उसके हर अधिनियम का, हर कर का उन्हें विरोध करना है, चाहे वो चाय उन्हें सस्ती मिल रही हो। जब लॉर्ड नॉर्थ प्रधानमंत्री बना तो उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सीधे भारत से अमेरिका चाय ले जाने की अनुमति दे दी, यानी चुंगी को भी जो इंग्लैंड में लगती थी उसको भी बंद कर दिया। इससे चाय सस्ती हो गई और आशा की गई कि इसकी चाय को खरीदा जाएगा, लेकिन उपनिवेशवासियों ने कंपनी द्वारा सस्ती चाय बेचने का विरोध किया। उपनिवेशवासियों का मानना था कि इंग्लैंड सस्ती चाय के माध्यम से अपने बाह्य कर लगाने का जो अधिकार है उसको बनाए रखना चाहता है। लॉर्ड नॉर्थ की इस योजना का विरोध प्यूरिटन बस्ती मैसाचुसेट्स के बोस्टन बंदरगाह में ज़्यादा उग्र था। इसी सस्ती चाय का विरोध करने के लिए बोस्टन बंदरगाह पर जो है 16 दिसंबर 1773 ईस्वी की रात को जो है सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में कुछ अमेरिकी देशभक्त कुलियों का भेष बना करके ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों पर चढ़ गए और 340 चाय की पेटियों को जो है समुद्र में फेंक दिया। इसे ही इतिहास में इस घटना को बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। तो इसका भी जो है इंग्लैंड में काफ़ी तीव्र प्रतिक्रिया हुई इस घटना की, बोस्टन टी पार्टी की जो घटना थी उसकी, क्योंकि इंग्लैंड को इससे काफ़ी आर्थिक नुकसान पहुंचा था। दूसरी जो है अमेरिकी क्रांति के तात्कालिक कारणों में वो है लॉर्ड नॉर्थ के कुछ दमनकारी कानून।
बोस्टन टी पार्टी की घटना से ब्रिटिश संसद जो है उपनिवेशों के प्रति सख्त रवैया अपनाने के पक्ष में थी, क्योंकि यह घटना ब्रिटिश संसद के लिए सीधी चुनौती थी, क्योंकि उपनिवेशों ने सस्ती चाय लेने से इनकार कर दिया था। ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज तृतीय व ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने कुछ सख्त कानून बनाए इस बोस्टन टी पार्टी की घटना से के कारण कुछ सख्त कानून बनाए गए उपनिवेशों के ऊपर कठोर नियंत्रण स्थापित करने के लिए। जैसे पहला था, बोस्टन बंदरगाह को व्यापार के लिए तब तक बंद कर दिया गया जब तक चाय का हर्जाना उपनिवेशवासी नहीं दे दें। इससे काफ़ी हानि होनी थी उपनिवेशों को। दूसरा ये बनाया गया कानून बनाया गया कि हत्या संबंधी जो मुकदमे हैं अमेरिका से इंग्लैंड या उपनिवेशों में स्थानांतरित कर दिए जाएंगे। उपनिवेशों में उनकी सुनवाई नहीं होगी। इससे भी जो है उपनिवेशों में पक्षपातपूर्ण जो रवैया था इंग्लैंड का वो उपनिवेशवासियों को समझ आ गया। तीसरा जो कानून बनाया गया लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा वो था मैसाचुसेट्स में ब्रिटिश सेना रखना वैध बना दिया गया और इसके समुचित आवास की व्यवस्था का जो भार है वो स्थानीय अधिकारियों पर डाल दिया गया। यानी ब्रिटिश सेना का जो खर्चा है वो भी उपनिवेशों को भरना था। अगला जो कारण है अमेरिकी क्रांति का तात्कालिक कारण है वो है महाद्वीपीय कांग्रेस। दो हुई थी महाद्वीपीय कांग्रेस, प्रथम और द्वितीय। अमेरिकी जो उपनिवेश थे 13 उपनिवेश थे, इनके जो प्रतिनिधि हैं वो है ये जो 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधि हैं वो एक जगह पर फिलाडेल्फिया में ये जो बोस्टन टी पार्टी की घटना हुई थी इसके विरोध में जो ब्रिटेन ने कानून बनाए थे उनका विरोध करने के लिए 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधि जो है फिलाडेल्फिया में एकत्रित हुए 5 सितंबर 1774 को। और सभी जॉर्जिया इसमें शामिल नहीं हुआ था। सभी 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों ने जो है एक घोषणा पत्र तैयार किया। इसे प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस कहा गया। इसका उद्देश्य पूर्ण स्वराज की मांग नहीं वरन आंतरिक मामलों में पूर्ण स्वशासन का अधिकार प्राप्त करना था। महाद्वीपीय कांग्रेस के अधिवेशन के निर्णय अनुसार एक घोषणा पत्र तैयार किया गया और उसको फिर इंग्लैंड भेजा गया, जिसमें 1765 के बाद के जो नए कानून बने हुए थे आर्थिक शोषण करने के लिए उनको समाप्त करने की मांग की गई और धमकी के रूप में जो है अंग्रेजी माल का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। दूसरी महाद्वीपीय कांग्रेस जो हुई थी वो हुई थी 10 मई 1775 को। सैमुअल एडम्स, टॉमस जेफरसन जैसे नेता उपनिवेशों की जनता को गाइड कर रहे थे, निर्देश दे रहे थे, देशभक्त थे। कॉनकॉर्ड और लैंगिस्टन जो था, लैंगिस्टन में नागरिकों और सरकारी सेना में झड़पें हुई थी इस प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस के दौरान। और जब ये झड़पें चली रही थी तो इसी दौरान जो है द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस आयोजित हुई वहीं फिलाडेल्फिया में 10 मई 1775। इस द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस में जॉर्ज वाशिंगटन को जो है अमेरिकी सेना का सेना अध्यक्ष चुना गया, क्योंकि उपनिवेशों में अंग्रेजी सेना के बीच युद्ध शुरू हो चुका था। इस द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने 4 जुलाई 1776 को 13 अमेरिकी उपनिवेशों के इंग्लैंड से स्वतंत्र होने की घोषणा कर दी और यहीं से जो है अमेरिकी क्रांति का शुभारंभ हुआ।